नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। इस खास न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस फरार बेगम की जिसने बाहुबली शहर के आखिरी दीदार में अपनी जिंदगी तक से समझौता कर लिया। फिर यूपी में बच रहे निकाय के नगाड़ों की, उसके बाद चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड जहां धामी सरकार एक और कानून लाकर विकास के नए आयाम गढ़ने वाली है। फिर चलेंगे मध्य प्रदेश जहां सियासत के एक संत के बेटे ने सियासी भूचाल ला दिया है और आखिर में उस विस्फोटक बयान की जिसने राजनीति की गलियारों में धमक पैदा कर दी है। तो शुरू करते हैं खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि वो अतीक के जनाजे में भी शामिल होने आई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को भनक लगने की वजह से उसे पति का अंतिम दर्शन किए बिना वापस लौटना पड़ा। इस बात का खुलासा खुद जफरुल्लाह के बेटे अतीन जफर ने किया है। अतीन जफर ने बताया है कि अतीक का खास शूटर और 5 लाख का इनामी बदमाश साबिर भी मौजूद था। बता दें कि अतीन ने पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि फरारी के दौरान शाइस्ता कई बार उसके घर आई थी। शाइस्ता के घर दफन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही उसी दिन काफी संख्या में बुर्खाधारी महिलाओं को कब्रिस्तान भेजा गया था। तो कयास तो लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन आखिरी दर्शन में शामिल हो सकती है, अपने पति के जनाजे को देखने के लिए आ सकती है, लेकिन उस समय पुलिस को यह इनपुट भी मिला था कि शाइस्ता परवीन आ सकती है और सरेंडर भी कर सकती है। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी को देखते हुए शाइस्ता वहां पे नहीं पहुंच पाई और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि असद का दोस्त अतिन, जो कुछ ही दिनों पहले पुलिस की गिरफ्त में आया है, उसने ये कबूलनामा किया है कि शाइस्ता परवीन आई थी अपने पति के आखिरी अंतिम यात्रा में और वो जनाजे में शामिल होने के लिए भी गई थी, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी थी, इसके कारण वो आखिरी दर्शन नहीं कर पाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए, आई थी शाइस्ता, ये कंफर्म हो चुका है अतीन के द्वारा, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी थी, इस कारण से उसने अपने पति की आखिरी दर्शन नहीं किए थे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आतिन की जब पुलिस हिरासत हुई और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आतिन की तरफ से ये बातें बताई गई है कि 16 तारीख को शाइस्ता परवीन उसके घर पर आई हुई थी और वो अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में यानी उसके जो जनाजे में शामिल होने के लिए वहां आई थी, लेकिन चूंकि पुलिस की बड़ी मौजूदगी थी, खुल्दाबाद से लेकर के चकिया तक पुलिस की नाकाबंदी थी, ऐसे में उन्होंने रिस्क लेना उचित नहीं समझा और वो लोग वापस चली गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पुलिस की पूछताछ में चीजें निकल कर आई है। अतीन वही है जो असद का दोस्त बताया जा रहा है, जिसकी लखनऊ में हिरासत में लिया गया था, उसके साथ रूम पर साथ रहता था और पिछले दिनों इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो एटीएम है असद का वो यूज कर रहा था, उसके अलावा फोन यूज कर रहा था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका पिता जो है देवरिया कांड जो अतीक अहमद का हुआ था उसमें वो आरोपी बना था और फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है। तो ये अतीक के करीबी परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है और इसी की पूछताछ में ये चीजें निकल कर सामने आई है कि प्रयागराज में शाइस्ता परवीन 16 तारीख को मौजूद थी और वो कोशिश करना चाहती थी अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में शामिल होने का, लेकिन चूंकि पुलिस का दबाव बहुत ज्यादा था, पुलिस की बहुत घेराबंदी थी, ऐसे में वो वहां से निकल गई। उसके साथ साबिर भी बताया जा रहा, साबिर वही शूटर है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। तो इस तरह की चीजें पुलिस की पूछताछ में निकल कर आई है। हालांकि ये कितना ऑथेंटिक है इस बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह की चीजें पुलिस की पूछताछ में निकल के जरूर सामने आई है कि 16 तारीख को वो शाइस्ता परवीन प्रयागराज में मौजूद थी, उसके बाद वो कहाँ गई इस बारे में जानकारी नहीं जी। 3 जने अभी तक फरार है, शाइस्ता परवीन, साबिर की बात कर ली जाए या फिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, इन लोगों के इनपुट की कोई भी सूचना पुलिस को मिल पाई है कि कहाँ है? क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। 3 लोगों की अभी तक फरारी बताई जा रही है, 3 लोगों के ऊपर कई नाम भी घोषित है। बिल्कुल, देखिए, अगर एसटीएफ की बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी की तलाश है तो वो है गुड्डू मुस्लिम।
गुड्डू मुस्लिम वही है जो बमबाजी कर रहा था। हालांकि साबिर के बारे में लगातार प्रयागराज के कठारी इलाकों में लोकेशन मिल रही है, ऐसा एसटीएफ के सोर्स बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इनको पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि साबिर कहीं ना कहीं प्रयागराज के आसपास इसकी लोकेशन मिली है। और इस पूछताछ में जो 16 तारीख को शाइस्ता की यहाँ मौजूदगी की बात आ रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि साबिर भी उस वक्त मौजूद था। तो ऐसे में एसटीएफ की टीम अब इन 3 शूटर्स की बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की तलाश है वो है गुड्डू मुस्लिम। हालांकि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अलग अलग स्टेट में मिली है, नेपाल से लेकर के कई स्टेट पे एसटीएफ की टीम उसके खिलाफ छापेमारी कर चुकी है, उसको तलाश कर रही है। वही साबिर के बारे में भी लगातार लोकेशन मिली है, लेकिन ये जरूर बात है कि अभी तक एसटीएफ और पुलिस की टीम को ये जो शूटर्स हैं वो मिले नहीं है जिनकी तलाश की जा रही है। और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन की भी बड़ी एक तरह से कहते पुलिस की और एसटीएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है उनको पकड़ने की, लेकिन अभी तक वो पुलिस को और एसटीएफ की टीम को लगातार चकमा दे रहे हैं और इसीलिए एसटीएफ और पुलिस पर दबाव है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का। अब उम्मीद की जा रही, जिस तरह के सोर्सेस से खबर निकल कर आ रही, उम्मीद की जा रही कि जल्द ही एसटीएफ इनको पकड़ने में कामयाब होगी। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा, तो वहीं 13 मई को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होनी है। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों के पद पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में है। नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर 3,492 प्रत्याशी है, तो वहीं नगर पंचायत सदस्य के लिए 42,575 प्रत्याशी मैदान में है। दूसरे चरण में यूपी के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में वोट पड़ेंगे। प्रियम, देखिए पहले चरण की वोटिंग तो पूरी हो चुकी है, अगर दूसरे चरण की वोटिंग की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारी मैदान में नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए पहले चरण को लेकर मतदान 4 तारीख को हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 11 तारीख को यूपी की 38 जिलों में जो है वो मतदान होगा और उसको लेकर अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारियों में लगे हुए हैं। तेजी के साथ में प्रचार प्रसार करके जन समर्थन जो है वो जुटाते हुए नजर आ रहे हैं और 11 तारीख के इस मतदान में तकरीबन 2 करोड़ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि जरूर चुनाव आयोग के आगे भी राज्य निर्वाचन आयोग के आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से मतदान के जो प्रतिशत है उसको बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें पहले चरण में देखने को मिला मतदान प्रतिशत जिस तरीके की बात कही जा रही थी, जितना दावा किया जा रहा था, उसमें बड़ी संख्या में मतदाता निकल के सामने आए नहीं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसको लेकर जो प्रयास किए गए थे वो नहीं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसको लेकर जो प्रयास किए गए थे वो सफल होते नजर नहीं आए हैं। अब देखना होगा दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में जो बूथ्स हैं वो तैयार किए गए हैं। 19,000 बूथों पर जो है 11 तारीख को मतदान होगा, जिसमें 2 करोड़ के समथिंग जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर काफ़ी तैयारी करी हुई है और लगातार अगर आप देखें तो अभी भी प्रचार प्रसार जो है वो जोर शोर के साथ में किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसमर्थन जो है वो अपने साथ में जुटाया जा सके। पश्चिम के ज़िले हैं और इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, इन दोनों ही क्षेत्रों में इस दौरान जो है मतदान होगा, चाहे उसमें बदायूं हो, बरेली हो, मेरठ हो, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर हो। इधर अगर आप देखें बुंदेलखंड की बात करें तो बांदा, हमीरपुर, महोबा, इन सभी जगहों पर
11 तारीख को मतदान होगा और काफ़ी अहम ये दूसरा चरण भी जो है पहले चरण की जैसा ही रहने वाला है और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने जो है वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। मुख्यमंत्री लगातार दूसरे चरण के लेकर भी जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा प्रयास होगा कि इस दूसरे चरण के मतदान में भी पार्टी जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, खासतौर पर उन सीटों को लेकर जहां पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी की सीटें नहीं मानी जाती हैं, बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता है, तो वहां पर समीकरणों को साधने का पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर प्रयास किया गया है। 13 तारीख को दोनों ही चरणों के मतदान के एक साथ मतगणना होगी, उसमें देखना होगा क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल अभी सभी पार्टियां अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रही हैं। मुकाबला साफ तौर पर जो है वो अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का भी काफ़ी बोलबाला रहता है, तो नतीजों के जरिए जरूर इस पर स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी कि क्या कुछ जो तैयारियां करी गई थी, जो रणनीति अपनाई गई थी, वो किसकी सफल हुई। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि दूसरे चरण को लेकर अब प्रत्याशी मैदान में हैं और उनके समर्थक और पार्टियां भी उनकी लगातार मैदान में रहकर जोर शोर के साथ में प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके पक्ष में माहौल बनाने की कवायद लगातार जारी है। जी बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। अगर ये उत्तराखंड के हित में होगा और ऐसा करना जरूरी होगा तो कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। अवनीश, देखिए ये भी अब साफ कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। अवनीश जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, साफ तौर पे कह दिया गया है धामी सरकार की तरफ से कि अब जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। देखिए बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो एक के बाद एक बड़े फैसले यहाँ पर ले रहे हैं। जिस तरह नकल विरोधी कानून वो लाए तो उससे कहीं ना कहीं नकल कराने वालों पर लगाम कसते हुए यहाँ पर दिखाई दी है। इसके साथ साथ जो धर्मांतरण का मामला है ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू था और यही कारण भी रहा कि एक समाज के लोगों ने इसका विरोध करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन सरकार ने सख्ती के साथ इस कानून को लागू किया, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। ये अपने आप में बड़ा मामला है। और आज जिस तरह मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जनसंख्या को लेकर भी कानून लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमेटी उत्तराखंड में बनी हुई जो तमाम इन चीज़ों को देख रही है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मनु गोड जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड को लेकर भी अपनी एक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि टैक्स पे जो है उत्तराखंड में वो कम है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनसंख्या उत्तराखंड की होगी, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास में उसको कहूँगा। तो कानून बहुत लाजमी बनना जरूरी है। यही कारण है कि उसको हर समाज के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का समर्थन भी मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी के या फिर मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उत्तराखंड में इस कानून को लागू करेंगे, क्योंकि छोटा प्रदेश है और जिस तरह जनसंख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वो दुखद होगी। जी, लगातार कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है अवनीश जी कि देखिए कि चुनाव के ठीक पहले ही क्यों बीजेपी को ये याद आती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लाना चाहिए, तब से क्यों सो रही थी बीजेपी उत्तराखंड में? देखिए, कानून बनेगा नहीं बनेगा ये बात की बात है, लेकिन क्योंकि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और हर पार्टी कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के पास यही बड़े मुद्दे हैं। जैसे धर्मांतरण का मामला, ये अपने आप में बड़ा मामला था। इसके अलावा एक नया मामला और है जिसको कैबिनेट मंजूरी दे दी कि अब बाहर का व्यक्ति जो है अगर उत्तराखंड के अंदर जमीन खरीदता है तो उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगा, उसकी जाँच की जाएगी कि वो कहाँ का है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई मुकदमे तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर कानून के बाद एक बड़े कानून बन रहे हैं
हैं और उत्तराखंड का हित इन्हीं कानूनों से है, क्योंकि छोटा प्रदेश है, लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है, बाहर के लोग यहाँ पर आकर जमीन की बहुत खरीद फरोख्त कर रहे हैं और यही कारण है कि सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। जहाँ तक बात है जनसंख्या कानून की, तो लगता है कि सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उत्तराखंड सरकार भी पब्लिक के बीच जाएगी, तो यही कारण है कि वो इस कानून को लाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है। इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। तो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं दीपक जोशी, बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कई बातें उनकी तरफ से रखी गई थी कि पहले के जो भी नेतागण हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। 2018 के बाद मेरे पिता के लिए स्मारक बनाने की बात भी की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है, कोई भी जिक्र भी नहीं हुआ है कि स्मारक बनाई जाए। मेरे पिता ने अपनी हर एक पल में राजनीति को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कई सहयोग दिए हैं और उस पिता का अब कहीं भी जिक्र नहीं है और इसीलिए हम असम्मानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी में। अब इसीलिए कांग्रेस का दामन थामने जा रहा हूं और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम भी लिया है और ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जब दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तरुण, देखिए तमाम बातें दीपक की तरफ से की गई और यह भी कहा गया है कि पिता का स्मारक बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक नामो निशान नहीं है। तो एक नहीं कई वजह है जिसके कारण वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी, कई सारी ऐसी वजह है। भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता खफा हो चुके हैं इस समय और ऐसी कई जानकारी सामने निकल के आ रही है कि आने वाले समय में या आने वाले कुछ दिनों में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और तो है कि भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और माननीय कमलनाथ जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उन्होंने भी ये बताया कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मेरे संपर्क में है जो कि जल्द से जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और जो भी वरिष्ठ नेता भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक जोशी ने बताया कि देवास की बागली विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ का एक घोटाला हुआ है जिसका मैं जल्द से जल्द जिस घोटाले को उजागर करूंगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप साधा और कहा कि जिस मुख्यमंत्री के पास, जिस शिवराज सिंह चौहान के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, उस व्यक्ति के पास 9,500 करोड़ की संपत्ति कहां से आई। इस तरह के कई सारे आरोप दीपक जोशी ने लगाए हैं और दीपक जोशी ने यह भी कहा है कि मैं वो विकेट हूं, मैं कांग्रेस का वो विकेट हूं जो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का बहुत ज्यादा काम आ सकती है। साथ ही साथ दीपक जोशी ने कहा है मैं कांग्रेस में किसी भी टिकट के लालच में नहीं आया हूं। कांग्रेस वाला कमान मुझे जिस तरह का नेतृत्व करने के लिए कहेगा मैं उस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता में और कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करूंगा। तो ये पूरा मामला 2018 का बताया जा रहा है। उनका कहना है कि 2018 के बाद सभी ये दूरियां आना शुरू हुई थी, यानी कि अभी से नहीं बल्कि 3-4 साल पहले से ये पूरा दौर चल रहा है और आज जाके वो पल आ चुका है जब दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, यानी कि मामला 4 साल पहले का है। जी, लगभग ही दीपक जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि कोरोना काल में जब उनकी पत्नी का उनका स्वर्गवास हुआ, जिस समय कोरोना काल में उनकी पत्नी जब कोविड से पीड़ित थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कि शिवराज सिंह चौहान ने और बीजेपी के आला नेताओं ने देवास कलेक्टर को फोन करके ये कहा था कि दीपक जोशी की किसी तरह की कोई बात ना मानी जाए, जिस वजह से दीपक जोशी ने वहां पर अपनी पत्नी के लिए
एम्बुलेंस की मांग की थी और उस दौरान उनको एम्बुलेंस उनको वहां पर नहीं मिल पाई। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, क्योंकि उनके देवास कलेक्टर को उनको फोन करने के बाद ही देवास कलेक्टर ने मेरी कोई बात नहीं मानी एवं मेरी किस तरह कोई मदद नहीं की। तो इस तरह के कई सारे आरोप दीपक जोशी ने लगाए हैं। स्मृति, उनके पिताजी की स्मृति है, स्मृति के भी आरोप लगाए हैं कि स्मृति में भी 80,000 स्क्वायर फीट जो जमीन कमलनाथ सरकार ने उनके लिए आवंटित की थी, कैलाश जोशी के जो कैलाश जोशी की स्मृति के लिए जो जमीन आवंटित की थी, उस जमीन में आवंटित होने के बाद जो स्मृति बननी थी वो स्मृति का काम भी भाजपा सरकार के आते ही बंद करा दिया गया एवं उस काम के बारे में किसी भी भाजपा नेता ने कोई फॉलोअप नहीं लिया। वहीं कांग्रेस नेता बराबर उनके संपर्क में रहे और उस घटना के बाद से ही दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी से काफी खफा चल रहे थे, जिसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त करने के बाद आज उन्होंने भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए तरुण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की फिराक में है। चितपुर के एक नेता जो पीएम मोदी के भी चहेते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है। भाजपा अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए योजना बना रही है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उसके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने के लिए भयावह साजिश रच रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन जुट चुके हैं हमारे साथ। नितिन, देखिए, एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी पे इतना बड़ा आरोप लगाया है, पार्टी के जो खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरजेवाला खड़गे, तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनके परिवार को जो है मारने की धमकी दी गई है। बताया जाता है रणदीप सुरजेवाला जो वहाँ के प्रभारी हैं कर्नाटक के, तो उन्होंने ये आरोप लगाया, कहा है कि इस तरीके से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो है खड़गे को जो इस बात की पच नहीं रही है, क्योंकि वो जो है वैसे परिवार से हैं और दूसरा जो है ओबीसी परिवार से हैं, तो उसको देखते हुए परिवारवाद की देखते हुए जिस तरीके से कर्नाटक में चुनावों का ऐलान हुआ है, तो उसको देखते हुए पलटवार जारी है, क्योंकि उधर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। खुद इसका आरोप रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उनको जो मारने का आरोप लगाया गया, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं इस तरीके से। तो उस पर पूरी तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जी, देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया गया है सुरजेवाला की तरफ से बीजेपी पर। इस पे क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है नितिन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, कर्नाटक के प्रभारी हैं और कर्नाटक में चुनावों का जैसे ऐलान हुआ था उसको देखते चुनाव प्रचार के लिए तमाम बड़े नेताओं ने अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन भेजने से पहले इतना बड़ा जो आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने लगाया, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनको देखते हुए उन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने ये आरोप लगाया था दोनों बीजेपी नेताओं पर, कहा कि इस तरीके से वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इनको जो मारना चाहते हैं। और उसी को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी तरफ से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर्नाटक चुनाव हार रही है, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से वो वादे जिस तरीके आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन खुद इसी को देखते पाए उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने ये बात भी रखी अपने सामने रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिरकार इस तरीके से वो जो है ओबीसी से बिलोंग करते हैं और साथ ही उसी को देखते हुए जो तमाम बड़े जो चेहरे हैं वहाँ पर जो पहुँच रहे थे कर्नाटक चुनाव को देखते हुए, तो उसमें इतना बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से डरी हुई है। कर्नाटक के अंदर कर्नाटक में चुनावों को जो आया ऐलान बढ़ा था, तो उस पर जो 5 स्टार प्रचारकों के रूप में जो है तमाम बड़े बड़े चेहरों का जो नाम था, नाम के बाद ही उस पर जो ऐलान कर दिया था। तो ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया और कहा कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन पर इतना बड़ा मारने की जो धमकी लगाई थी, तो धमकी को देखते हुए खुद रणदीप सुरजेवाला ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने सीधा तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम जो उनके जो मुद्दे थे उनको देखते हुए जो है पूरी तरीके से गर्मजोशी में बातें करी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई धमकियां बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नहीं दी गई है। जी, तो क्या इस पूरे मामले पे मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई बयान निकल के सामने आया है? क्योंकि आरोप तो रणदीप सुरजेवाला ने लगाया है नितिन।
देखिए बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उन्होंने जो है साफ तौर पे यही बताया था कि मेरे को जो है मारने की धमकियां मिल रही हैं। कर्नाटक चुनावों को देखते उससे पहले जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ था तो उसके बाद जो आरोप लगाए थे वो रणदीप सुरजेवाला ने लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके परिवार को जो है मारना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है कुछ बातें जो है पच नहीं रही हैं। खुद उन्हें रणदीप सुरजेवाला ने ये बात कही कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, एक जो है नेता हैं, तो उसको देखते हुए जो तमाम बाहर कर्नाटक के अंदर जो चुनावों का ऐलान हुआ था तो उसमें जो है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे यही बात बताई थी कि मेरे को जो है मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं मारने की। और कर्नाटक चुनाव को देखते हैं तो क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं तो प्रभारी बनने के बाद ही इस तरीके की बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में स्थिति बनी हुई है बीजेपी और कांग्रेस में, तू डाल तो मैं पात, और इसी को देखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।